आज की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, विशद चर्चा का परिप्रेक्ष्य। सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए 3 विधेयक पारित किए हैं, जो एज ए यूपीएससी का शिक्षक मैं भी अपने कुछ विचार विमर्श आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डिटेल में दिल थाम के बैठिएगा, वक्त लेके समझिएगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। मुख्य परीक्षा में काफ़ी काम आएगा, प्रारंभिक परीक्षा की बात तो ठीक ही ठीक है, इंटरव्यू भी अगर वर्तमान में कोई होगा तो लाभकारी रहेगा। तो किसानों की बेहतरी के 3 अधिनियम, व्यापक विमर्श। पहला विधेयक है कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य अधिनियम 2020। अधिनियम में विस्नाते नहीं कि अब राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को अनुमति मिल चुकी है। एंड नेक्स्ट, मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा अधिनियम 2020। एंड थर्ड वन इज द आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो ये 3 विधेयक जो विधि का रूप पा चुके आपके सामने हैं। हम इधर के दिनों में कृषि पे थोड़ी मोड़ी चर्चा किए हैं, तो किसी भी महत्वपूर्ण चीज पे चर्चा करने के पूर्व कुछ पूर्व पीठिका की जानकारी, कुछ सामान्य जानकारी कर लेना अपेक्षित रहती है। तो कुछ चीज़ स्मरणीय होनी चाहिए, कुछ चीज़ ध्यान देने योग्य होनी चाहिए, बराबर करंट के समसामयिक घटनाओं के वरक्स बना रखने के लिए। पहले पॉइंट, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हर चीज़ इंतजार कर सकती लेकिन खेती नहीं। खेती नहीं तो जीडीपी नहीं, और खेती नहीं तो क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन दूर करने का कोई पुरसा हाल नहीं। महिलाओं की बेहतरी का कोई प्रकल्प नहीं, 60% आबादी की कोई आजीविका नहीं। तो खेती पे ध्यान देना होगा, नेहरू जी कहते थे। आज हम खेती को अपनी वरीयता क्रम में लाके खड़ा किए हैं, पहले पायदान में लगभग, सेवा और उद्यम के साथ साथ। दूसरा पॉइंट, कृषि संकट के कारण किसान कर्ज में डूबा हुआ है, ना कि किसान के कर्ज में डूबने के कारण कृषि संकट में है। यानी कि अगर कोई विकल्प खोजना है तो कृषि संकट का खोजिए। उन्नतशील बीज, शोध एवं परिष्कार, नवाचार, नई हरित क्रांति, उचित पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, बेहतर उत्पाद मूल्य मिलने की व्यवस्था, व्यापार और विपणन से जुड़े हुए मुद्दे। अगर यहाँ ध्यान दे लिया गया सिंचाई और बिजली के मुद्दे पर, यानी कि कृषि की आधारभूत सुविधाओं पर अगर ध्यान दे लिया गया, तो यही कृषि संकट से जुड़े हुए मसले हैं, ये दूर हो जाएंगे। किसान अपने आप बेहतर स्थिति में आ जाएगा। एक और जो बेहतर काम कर सकते, किसानों को कम रेट पर ऋण की उपलब्धता हो गई, तो कृषि संकट दूर कर दें, किसान का संकट दूर हो जाएगा। और किसान का संकट दूर हो करते, किसान तो मेहनत करने के लिए तैयार ही है, हमारी खेतों में उपज लहलहाने लगेगी, हम आवश्यक अनावश्यक वस्तुओं और जिनसों के फेरे में ही नहीं पड़ेंगे, हम मस्त रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा इसी विधेयक के संदर्भ में है, विधि के संदर्भ, विधान के संदर्भ में है। दोस्ती और दुश्मनी बराबरी में ठीक होती है। चाणक्य की दोस्ती अरस्तु से हो सकती है, चाणक्य की दोस्ती सिकंदर से नहीं होगी, समकक्ष बराबर। तो दोस्ती और दुश्मनी बराबर के बरक्स ठीक होती है। अतः अनुबंध, व्यापार और समझौते के दिन जब धनवान पूंजीपतियों को असहाय किसानों से समझौता करने की बात आएगी, तो किसान समझौते में घाटे में रहेंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट पॉइंट, निरंतरता और समय की मारी खेती सरकार के सहारे के बिना टिकेगी नहीं। अतः खेती की बेहतर करनी है तो सरकार को किसानों के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा।
इस प्रकार किसानों को मुक्त व्यापार में, खुले मार्केट में असहाय और खुला छोड़ देना नीतिगत नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, निजी निवेश सार्वजनिक निवेश का अनुगामी होता है। पहले बताया जा चुका है कि सरकार को पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फिर निजी क्षेत्र के व्यापारी आएंगे। केवल निजी क्षेत्र के भरोसे खेती छोड़ देना बड़ी अलग कहानी कहेगी, 300 साल पहले की कहानी दोहरा देगी, जिसे हम दोहराना नहीं चाहेंगे। विशद विमर्शों में आगे चर्चा होगी। तो ये बातें, इन विधि और विधानों को लागू होते समय शायद हमारी सरकार ने सोची होगी, सोचना भी चाहिए। आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हैं कि कहाँ हैं हम, हमारी स्थिति क्या है, खेती इतनी ज़रूरी क्यों है। तो हम बात बहुत स्पष्ट कर दें कि उद्यम और सेवा क्षेत्र में हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारी स्थिति उफान पर है, तो कृषि का समय भी तो बनता ही है। किसानों को भी अब, भारत के अन्नदाताओं को भी अब उफान पे आने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रहे 9% की आर्थिक समृद्धि दर कुछ तो कहती है। सामाजिक, व्यापारिक, क्षेत्रीय, व्यक्ति से व्यक्ति असंतुलन मिटना चाहिए। रोजगार के नए अवसर मिलने चाहिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए, गरीबी और निर्धनता से छुटकारा पाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो खेती की उपेक्षा के कारण, वस्तुतः ये वृद्धि दर सेवा और उद्यम के कारण है। खेती डिमांड कर रही है कि अब हमें हमारा हक मिले। वैसे भी अगर आगे बिंदुवार हम चर्चा करें तो हम प्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में चिन्हित हुए। हमारी अर्थव्यवस्था ऊंचे पायदान पर है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं नीचे आ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था ऊंचे जा रही है। वैश्विक साख हमारी बढ़ी है, चीन टकटकी लगा के देख रहा है कि भारत से दो हाथ किया जाए कि नहीं किया जाए। ये हमारी बढ़ी स्थिति शक्ति का परिचय है। यूएनओ और सुरक्षा परिषद हमारी तरफ देख रही है। अगल बगल के हमारे पड़ोसी मानने लगे हैं कि भारत से मित्रता रखने में बेहतर रहेगा। सूचना संचार जाल आत्मसात हुआ है, राम राज्य की परिकल्पना करने की ओर हम आगे बढ़े हैं। अगर यह स्थिति है वर्तमान भारत की, सामाजिक ताने बाने में बेहतरी हुई है, तो हम कहेंगे, स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि अब खेती को भी उपेक्षित न छोड़ा जाए। खेती से जीडीपी में आस बढ़ाई जाए, भारत के अन्नदाता का भविष्य और भाग्य बेहतर किया जाए, देश में खुशहाली का माहौल लाया जाए, समावेशी विकास की अवधारणा को बल मिले। तो आज खेती अपना हक मांग रही है। घाघ के किसान कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब देर हो चुकी है, और देरी उचित नहीं, अब हमारे पक्ष में सोचा जाए। ये हमारा वर्तमान का परिचय है। इन्हीं सब संदर्भों में प्रभावित होकर के सरकार शायद ये विधेयक विधान भी पारित की होगी। अब अभी पूर्व पीठिका में एक तीसरी बात सीखें। अगर कुछ आशंकाओं का समाधान हो जाए तो फिर तो चांदी ही चांदी नहीं, सोना ही सोना होगा। जैसे अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, वस्तुतः ही हमने श्री सोमपाल जी शास्त्री के आलेख से नोट किए हैं, जो भूतपूर्व कृषि मंत्री रहे हैं। इन्हें ध्यान से सोमपाल जी कहते हैं कि अगर इन बातों का समाधान हो जाए फिर तो सब हरा हरा ही है। सोमपाल जी कहते हैं कि 5 मुद्दे पर सरकार को जरूर ध्यान देना होगा, सरकार को इसका निस्तारण जरूर करना होगा। पहली बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का वैधानिक अधिकार बनाना हो। एमएसपी रहेगा, सरकार कह रही है, लेकिन इसे वैधानिकता प्रदान करनी होगी। दूसरा पॉइंट, शास्त्री जी कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का ढांचा वैधानिक करना होगा। स्वायत्तता से काम नहीं चलेगा, इसे वैधानिक बनाना होगा। तीसरी बात, वर्तमान मंडी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए।
जैसे जो आशंकाओं के बादल हैं, बिचौलिए कहाँ जाएंगे, राज्य का शुल्क कहाँ जाएगा, इसका समाधान होगा। हाँ, मंडियों को और कुशल रूप में सामने आना चाहिए और पारदर्शी बनाना चाहिए, जो प्रशासनिक जकड़न है उनसे दूर करना चाहिए, ताकि मंडियां और कुशल प्रतिस्पर्धी होकर के किसानों के समक्ष प्रस्तुत हों एक विकल्प के रूप में। नेक्स्ट, संविदा खेती के करार का जो तैयार मॉडल है, तैयार प्रारूप है, वो इतनी सरल भाषा में हो कि किसान जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े हैं, आसानी से उसको समझ सके। एंड फिफ्थ पॉइंट, संविदा से उपजे विवादों को सुलझाने के लिए सरल और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था की जाए। संविदा से उपजी समस्या का निस्तारण जल्दी से जल्दी हो, और यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी उसे रोड़ा अटकाए, लेट करे, देर करे, तो उसके प्रति दंडात्मक कार्यवाही की जाए। अगर ये आशंकाएँ जो हैं किसानों के मन में, लोगों के मन में, बुद्धिजीवियों के मन में, कृषक संगठनों के मन में, अगर इसका निस्तारण हो गया तो फिर कृषकों का भविष्य उज्ज्वल ही उज्ज्वल है। ये बड़े लोग हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, तो काफ़ी सोच समझ के बातें कहे होंगे। मैं भी कहता तो ले दे के यही बात कहता, लेकिन बड़े लोगों को सम्मान देना जरूरी है, तो ये बातें उन्हीं की हैं मेरे शब्दों में। अब अगर इन आशंकाओं का समाधान हो गया तो जान ले विधान विधि अधिनियम स्वजन हितकारी है, सारी जनहितकारी है। तो इस प्रकार विधान जनहितकारी है, आय दोगुनी करने वाला है, सरकार और किसान की इच्छा के अनुरूप है, समावेशी विकास के अनुरूप है। फिर इस विधान में हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। अब सवाल है कि विवाद क्यों है, विवाद किस लिए है, जबकि सरकार कहती है कि एमएसपी जारी है, मंडियां पूर्ववत चलती रहेंगी, बल्कि एक विकल्प के रूप में काम करेंगे किसानों के लिए। मूल्य निर्धारण के समय कृषकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बिचौलिए परेशान नहीं होंगे। तो जो आशंकाएं हैं उसके पक्ष में तो सरकार बोल ही रही है, फिर दिक्कतें कहाँ। देखें, कोई योजना खराब नहीं होती है, कोई अधिनियम नियम खराब नहीं होता, खराब होता है उसके चालन परिचालन और लाने के तरीके में। तो वस्तुतः विधान भी उत्तम है, पूर्ववर्ती सरकारों की इच्छा के अनुरूप है, कोई नई बात नहीं है, सब बातें अच्छी हैं, बट दिक्कतें हैं नीति को लेकर, नीयत को लेकर, समय को लेकर, क्रेडिट लेने को लेकर के, अवसर का लाभ उठाने के चलते। लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, किसानों के हितों की उपेक्षा का दावा कोई भी दल नहीं कर सकता है। इसलिए सबको लग रहा कि बीजेपी तो क्रेडिट ले गई, बीजेपी ने पारित किया तो क्रेडिट तो मिलेगी ही मिलेगी, किंतु क्रेडिट लेने का तरीका थोड़ा सा और जहीन होना चाहिए। आज इन बातों को आप कह करके शंका उपजाए हुए हैं विवाद का विषय, ये तो पहले भी कहा जा सकता था। माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा या नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा आपको स्टेटमेंट ध्यान होगा कि मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल में छोड़कर विधेयक की चर्चा के लिए आई, लेकिन सरकार ने हमारा पक्ष नहीं सुना। हरसिमरत कौर जी, भूतपूर्व या पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, जो अब राजग से अलग हो चुके हैं और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुका। तो गिलोटिन की प्रक्रिया, अपने मन की प्रक्रिया, अपने तरीके से की प्रक्रिया थोड़ी सी ठीक बात नहीं होती। गिलोटिन विधेयकों को जल्दी से पारित करा देने की प्रक्रिया, यह संसदीय शासन प्रणाली का गला घोंटती है। आगे हम पोल्ट्री में बताएंगे, गिलोटिन हम बता चुके हैं। कोई काम जल्दी से निपटा लेना, इतनी भी जल्दी क्या है। तो नीति नियत समय, देश काल और परिस्थिति ही विवाद की जड़ में है बस। बिचौलिए विपक्ष आशंकाएं और स्वयं सरकार
अपना टंटा बखेड़ा खड़ा करती रहती है, ऐसे वैसे 3-5 नौटंकी। इसमें विवादों की जड़ है। काश सब पारदर्शिता, चर्चा विमर्श और समय से सब स्पष्ट करने पर होता तो शायद यह न होता। विवाद ही क्यों होता? विवाद ही न होता, सब चीज़ समय पे क्लियर कर दी गई होती। आखिर अन्नदाता के हित का मसला है, कौन उनका विरोध करेगा? लेकिन शायद लोकतांत्रिक सरकारें विवादित मुद्दों को ही अपना पोषण मानती हैं। उन्हें लगता है कि ऊँट की लहलहाती फसल विवाद की गली से होकर गुजरती है। अब क्या कहा जाए? कुल मिला जुला कर अब हम विधान के मूल प्रारूप, उनका विरोध और किसानों को होने वाले लाभों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किसान संगठन क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचते हैं, बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं, भूतपूर्व कृषि मंत्री राजनाथ सिंह या सोमपाल शास्त्री या ऐसे जयंतीलाल भंडारी और बड़े बड़े क्या लोग सोचते हैं। इन मुद्दों की आगे हम चर्चा करेंगे। तो अब विधेयक को डिटेल में पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। शुरू करें। इन विधानों की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बचपन में छोटी क्लासों की एक कहानी पढ़ी थी, हरिस्वामी कथा। तो कथा में ये था कि गांव वालों ने हंगामा कर दिया कि पंडित जी लड़का खाते हैं। अब हंगामा हो गया तो हो गया, बात राजा तक पहुंची, हरिस्वामी की पेशी हुई। तो हरिस्वामी ने कहा कि महाराज, अगर लोग कह रहे हैं तो खाते ही होंगे, बस आपसे एक निवेदन है, कहिए तो कहें। तो राजा ने कहा हाँ बिल्कुल कहें पंडित जी। तो कहें कि थोड़ा सा ये देख लें कि किसका किसका लड़का खाया गया है। तो अब लड़का खाया गया हो तब तो, या और सरल कहानी कहें तो कौआ कान ले गया। अब कान ले गया कि नहीं ले गया? तो वस्तुतः इन तीनों विधानों का विरोध भी कुछ ऐसे है। किसी को पता नहीं कि किस चीज का विरोध हो रहा है। मंडी समिति खत्म हो जा रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार खत्म करने के फिराक में, पूंजीपतियों को पिछले दरवाजे से खेती के क्षेत्र में भी प्रवेश दे रही है। मुक्त बाजार व्यवस्था में किसान कहीं के नहीं रहेंगे, देश फिर उपनिवेश हो जाएगा। बिचौलिए तो बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे, एजेंट आढ़ती पता नहीं क्या क्या होगा। प्रशासनिक व्यवस्था एकदम मरी सड़ी पड़ी है, कुछ होने वाला नहीं है। यही विरोध है विपक्ष का, सरकार अपना पक्ष रख रही है, विरोधी अपने सुर में हैं। कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। हाँ, विरोध हो रहा है, पता नहीं आभासी है कि वास्तविक है या प्रायोजित है, गॉड नोज। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो ले, संयुक्त प्रांत के राजस्व मंत्री सर छोटू राम की मंडी अभी बची हुई है। ये तो सरकार की एक समानांतर व्यवस्था है किसानों के लिए कि किसानों के पास अपनी उपज को बेचने का और वैकल्पिक मार्ग, प्रतिस्पर्धा हो, किसान भी लाभ में पाएं। उद्यम और सेवा क्षेत्र लाभ में जा रहे हैं तो खेती भी पीछे न रहे, किसान भी घाटे में न रहे। वस्तुतः चौधरी सर छोटू राम संयुक्त प्रांत पंजाब के राजस्व मंत्री थे। तो आज से 83 साल पहले उन्होंने ही मंडी समिति का आयोजन किया था। स्वतंत्रता के बाद में 1937 की वह कहानी भारत में मंडी समिति के रूप में सामने आई। तो मंडी तो बची हुई है, सरकार एमएसपी
विधान लगने के तुरंत पश्चात खरीफ की 5 फसलों के लिए घोषित कर दिया। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी है। तो जब मंडी है तो बिचौलिए भी बचे ही हुए हैं। अब आखिर समस्या कहाँ है? समस्या वो चाहे सरकार के पक्ष से हो चाहे विरोधियों के पक्ष से हो, नीति नियत समय देश काल और परिस्थिति पर है। हर कोई लाभ लेना चाहते हैं अवसर का। किसानों की मिली सिंपैथी आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा? ध्यान रहे, कांग्रेसी हुकूमत ने भी लोकसभा चुनाव 2019 में इसका समर्थन किया था। तो दिक्कतें फिर भी थोड़ी मोड़ी हैं जिसे हम सलटा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बट विरोध, शायद सरकार को भी विरोध में ही आनंद आता है। लगता है कि हमारा पक्ष पोषण विरोध में ज़्यादा होगा। कुछ बातें हैं, सीमांत किसान हैं, छोटी जोत वाले, 5 एकड़ कम या नीचे वाले, वो मंडी तक जाने की कहाँ जहमत उठा पाते हैं। मंडी तक जाने में जितना उनको खर्चा लगेगा उससे कम बिचौलिए से बेच करके वहीं छुट्टी करते हैं। फिर उनके पास इतने कर्जे पहले से रहते हैं कि इतनी फुर्सत कहाँ कि मंडी में जाके अनाज बेचेंगे। वो 5-6% किसानों के लिए है। उस वर्तमान व्यवस्था सीमांत किसानों के लाभ की भी बात करती है। लाभ मिलेंगे यदि कानून में कुछ शंकाओं का वो समाधान सरकार की तरफ से हो जाए, जो कल हमने चर्चा की थी। MSP वैधानिक बन जाए, कृषि मूल्य लागत आयोग वैधानिक रूप में काम करना शुरू कर दे, इत्यादि इत्यादि। तो विरोध जहाँ से भी हो रहे हैं पतन है प्रायोजित हैं। बिचौलियों की ओर से हैं, काढ़तियों की ओर से हैं, विपक्ष की ओर से है। तो आए देखते हैं कि विधान कहता क्या है और विरोध क्यों है, किसानों को लाभ क्या है। तो पहले हम कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 की चर्चा करते हैं। फर्स्ट, कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य किसी उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, चूंकि अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, 2020। तो फर्स्ट, मूल प्रावधान क्या है? विरोध का प्रश्न क्या है? अन्नदाता लाभ में कैसे होंगे? इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, काम आएगा। क्योंकि हम बोल देंगे तो बाकी चीज़ तो आप हमारे साथ सीखें, हमारे तोराव तेजी के साथ, लेकिन ये फैक्ट हैं तो इन्हें आप नोट करिए। अहम प्रावधान नंबर 1, ऐसी व्यवस्था बनाना जहां किसान व व्यापारी राज्यों में स्थित कृषि उत्पाद बाजार समिति से बाहर अपने उपज की खरीद फरोख्त कर सकें। यानी कि मंडियों के विकल्प के रूप में उन्हें खुली बाजार मिल रही है।
फिर से देखें, ऐसी व्यवस्था बनाना जहां किसान व व्यापारी राज्यों में स्थित कृषि उत्पाद बाजार समिति के बाहर अपनी उपज को मुक्त तरीके से बेच सकेंगे, दूसरी स्टेट को ले जा सकेंगे, कोई रोक नहीं होगा, यानी कि किसान भी मुक्त व्यापार व्यवस्था का लाभ पाएंगे। दूसरा पॉइंट, राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर किसानों के उत्पादों को निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि लेजेज फेयर जो आप पढ़ चुके हैं, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था, यहाँ भी डिमांड एंड सप्लाई की थियरी अब चलेगी। तीसरा पॉइंट, व्यापार व परिवहन लागत को कम करके, व्यापार व परिवहन लागत को कम करके किसानों को उनके उत्पादों का अधिक मूल्य दिलवाना। एंड लास्ट पॉइंट, ई ट्रेडिंग के लिए सुविधाजनक तंत्र विकसित करना। ई ट्रेडिंग के लिए सुविधाजनक तंत्र विकसित करना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आई मीन। अब विरोध की वजहें क्या हैं, विरोध के प्रश्न क्या हैं? नंबर 1, किसान अगर पंजीकृत कृषि उत्पाद बाजार समिति के बाहर अपना उत्पाद बेचने लगेंगे तो मंडियां बेकार हो जाएंगी, मंडियां शुल्क नहीं ले पाएंगी, इससे राज्यों को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकेगा। विरोध की दूसरी वजह, मंडियों के बाहर अगर कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री शुरू होगी तो राज्यों में स्थित कमीशन एजेंट बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि बोलने की जगह तो है नहीं, अरे यार कमीशन खोरी में ही तो देश बर्बाद हो गया। अगर पहली बात कमीशन एजेंट जा रहे हैं तो उनको जाने ही दीजिए कुछ दिन के लिए, कमीशन ही तो खा रहे हैं आज तक। नेक्स्ट पॉइंट, इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस आधारित खरीद प्रणाली खत्म हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, ई नाम जैसे ई ट्रेडिंग पोर्टल का कारोबार मंडियों पर ही आधारित है। कारोबार के अभाव में जब मंडियां बर्बाद हो जाएंगी तो ई नाम का क्या होगा? अब लास्ट पॉइंट, किसानों को जो लाभ मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, किसान अपने उत्पादों को बेचने के लिए मंडी के व्यापारियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इससे कृषि उत्पादों को अच्छी कीमत मिल पाएगी। सेकंड पॉइंट, मंडियों के अलावा फार्म गेट, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस व प्रसंस्करण यूनिटों के पास भी व्यापार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे, यानी कि व्यापार और रोजगार का एक नया क्षेत्र विकसित होगा। तीसरा पॉइंट, मंडियां किसानों के बीच में आने वाले बिचौलिए किसान का हक चूहे की तरह कुतर जाते थे। नई व्यवस्था में बिचौलियों की गुंजाइश नहीं रहेगी, चूहे अनाज नहीं खा पाएंगे। लास्ट पॉइंट, देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, पारदर्शिता आएगी, सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जिसका सपना विधान देख रहा है। अब दूसरे पे आए, मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा विधेयक विधान। मूल्य आश्वासन नंबर 2, मूल्य आश्वासन व सेवा अधिनियम। अब यहां भी यही 3 पॉइंट। पहले मूल प्रावधान देखें। नंबर 1, किसानों को कृषि कारोबार करने वाली कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों व संगठित खुदरा विक्रेताओं से सीधे जोड़ना।
कृषि उत्पादों का पूर्व में ही दाम तय करके व्यापारियों से करार की सुविधा प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट, 5 एकड़ से कम भूमि वाले सीमांत व छोटे किसानों को समूह व अनुबंधित कृषि का लाभ देना। देश के 86% किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है। नई व्यवस्था का वो लाभ पाएंगे। थर्ड पॉइंट, बाजार की अनिश्चितता के खतरे का नुकसान किसानों की बजाय प्रायोजकों पर निर्धारित करना। अधिक उत्पादन के लिए किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी पहुंचाना। फोर्थ पॉइंट, किसान की लागत को कम करके किसानों की आय को बढ़ाना। बिचौलिए की बाधा दूर करना। 30 दिनों के भीतर यदि कोई विवाद है तो उसका निपटान। अब विरोध की वजह इस विधेयक का। नंबर 1, अनुबंध कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा। हालांकि संदर्भ में एक बात बोली है, उसे भी ध्यान में रखना होगा। वे अपनी जरूरत के अनुरूप मोल भाव नहीं कर पाएंगे। विरोध की दूसरी वजह, प्रायोजक शायद छोटे व सीमांत किसानों से की बड़ी संख्या को देखते हुए उन्हें से परहेज करें, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसके लिए बड़ा तंत्र विकसित करना पड़ेगा जो ज़्यादा खर्चीला होगा। इस प्रकार छोटे और मझोले किसान परेशानी में पड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, बड़ी कंपनियां, निर्यातक, थोक विक्रेता व प्रसंस्करण इकाइयां विवाद का लाभ उठाना चाहेंगी। विवाद में कमजोर घाटे में रहेगा। स्वाभाविक सी बात, किसान कमजोर होंगे, यहाँ किसान घाटे में हो सकते हैं। एंड लास्ट, विरोध की वजह, नए कानून से कृषि क्षेत्र में भी पूंजीपतियों या कारपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। इसकी लंबी कहानी हो सकती है, लंबी बात हो सकती है, अभी चर्चा नहीं, विश्लेषण में होगी। यहाँ भी किसान घाटे में हो सकते हैं। जहाँ तक किसानों के लाभ का प्रश्न है तो नंबर 1, कृषि क्षेत्र में शोध व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। अनुबंधित किसानों को सभी प्रकार के कृषि उपकरणों की सुविधाजनक आपूर्ति हो सकेगी। लाभ का दूसरा मुद्दा, अनुबंधित किसानों को उत्पाद बेचने के लिए मंडियों या व्यापारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लाभ का तीसरा मुद्दा, किसान को नियमित और समय पर भुगतान मिल सकेगा। इसके लिए 86% सीमांत व छोटे किसान लाभ में रहेंगे। लाभ का चौथा संदर्भ, खेतों में ही उपज की गुणवत्ता की जांच, ग्रेडिंग, बैगिंग व परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुधरेगी, निर्यात बढ़ेगा। अब हम तीसरे विधेयक की बात करते हैं, आवश्यक वस्तु। थर्ड, आवश्यक वस्तु। संशोधन अधिनियम। ये भी 3 बिंदु पर ही अहम प्रावधान। नंबर 1, अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज व आलू आदि को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाना। युद्ध जैसी अपवाद स्थितियों को छोड़कर इन उत्पादों के संग्रह की सीमा तय नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट, इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निजी व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उन्हें कारोबार में नियामकों के बेवजह हस्तक्षेप का डर नहीं रहेगा। तीसरी अहम बात, कीमतों में स्थिरता आएगी, प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा और कृषि उत्पाद का नुकसान कम होगा। कोल्ड स्टोरेज व खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार रोजगार के नए सेक्टर बनेंगे। जहाँ तक विरोध की वजह है, नंबर 1, असामान्य परिस्थितियों
के लिए तय की गई कीमत की सीमा इतनी अधिक हो जाएगी कि आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट, बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करेंगी। इसका मतलब है कि कंपनियां किसानों पर शर्तें थोपेंगी जिससे उत्पादकों को कम कीमत मिलेगी। विरोध की तीसरी वजह, हाल ही में प्याज के निर्यात पर रोक लगने की घोषणा की गई है, लेकिन अनुपालन को लेकर संशय है। इस प्रकार किसानों को जो लाभ होंगे तीसरे विधेयक में, नंबर 1, जब सब्जियों की कीमत दोगुनी हो जाएगी या खराब न होने वाले अनाज का मूल्य 50% बढ़ जाएगा तो सरकार भंडारण की सीमा तय कर देगी। युद्ध व आपदा जैसी स्थितियों में उत्पादों की कीमतों का नियंत्रण सरकार के हाथों में होगा। इस प्रकार किसान व खरीदार दोनों को फायदा होगा। लाभ का दूसरा मुद्दा, कोल्ड स्टोर व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि वे क्षमता के अनुरूप उत्पादों का भंडारण कर सकेंगे। इससे किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी और उन्हें समुचित कीमत मिलेगी। एंड लास्ट पॉइंट, लाभ का, फसलों को लेकर किसानों की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। व्यापारी आलू और प्याज जैसी फसलों की ज़्यादा खरीद करके उनका कोल्ड स्टोर में भंडारण करेंगे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को लाभ मिलेगा। अभी भी यह बात थोड़ी सी और स्पष्टता की डिमांड है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। इसलिए आय दोगुनी करने वाले इस विधेयक के बारे में थोड़ा सा और जान लेना ठीक रहेगा। तथ्य उदारीकरण आज से लगभग 30 साल पहले हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण का लाभ मिला। खेती वही प्राचीन ढर्रे का शिकार बनी रही। आज खेती को बंधन मुक्त किए जाने का समय है। इस नाते चीज़ों को और अच्छे से समझें जिससे चीज़ें और स्पष्ट हो सकें। पहले विधेयक को ही या थोड़ा अलग तरीके से समझें, जो मुद्दा मुक्त व्यापार का है, यानी किसान मुक्त व्यापारी हो सके। मुक्त व्यापार से मतलब कि अब कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य कानून पारित हो जाने के बाद किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी राज्य में, किसी कोल्ड स्टोर में, अदर स्टेट में रखने के लिए इत्यादि इत्यादि। इससे पहले की फसल खरीद प्रणाली उनके लिए प्रतिकूल थी। तो मौजूदा खरीद प्रणाली यानी कि विधेयक के पहले जो है उसकी थोड़ी चर्चा कर लें और फिर आगे जानते हैं कि किसानों को नुकसान कैसे होता था और किसानों को लाभ क्या होगा और विरोध कौन कौन लोग कर रहे हैं। तो पहले देख लें मौजूदा फसल खरीद प्रणाली जो विधान से पहले की है। फिलहाल किसान राज्य सरकार की कृषि उत्पाद बाजार मंडियों, समितियों में एमएसपी के तहत अपने उत्पाद बेचते थे। दूसरा पॉइंट, मंडियों में किसान अपने उत्पाद अधिकृत कमीशन एजेंटों के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर होते थे। पंजाब व हरियाणा में इन्हें आढ़ती कहा जाता है। सिर्फ बिहार, केरल, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमन द्वीप में ऐसी मंडियां नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मंडियों में कमीशन एजेंट किसानों से उत्पाद बिक्री से मिलने वाली कुल रकम में से 1.5 से 3% की कटौती कर लेते थे। एजेंट यह कटौती उत्पाद की सफाई, छँटाई व अनाज का ठेका आदि के नाम पर करते थे और मंडियां एजेंटों से फीस वसूलती थी।
अगली बात, FCI समेत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समेत अन्य सरकारी एजेंसियां 60 से 90 दिनों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से फसलों की खरीद करती हैं। हालांकि इस दौरान फसलों की गुणवत्ता भी देखी जाती है। इसके बाद व्यापारी बाजार मूल्य के अनुरूप किसानों से फसल खरीदते हैं। ये अब तक की व्यवस्था थी। वर्तमान व्यवस्था तो मुक्त हो गई। अब वर्तमान अधिनियम पारित होने के बाद किसान लाभ में रहेंगे, लेकिन इसके पहले देख लें कि किसानों को अब तक नुकसान कैसे होता था। नंबर 1, इच्छा के अनुरूप उत्पाद बेचने की आज़ादी नहीं थी। दूसरा पॉइंट, भंडारण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे कीमत अच्छी होने का इंतजार नहीं कर पाते थे और औने पौने दामों पर बेचना पड़ता था। तीसरा पॉइंट, खरीद में देरी पर MSP से काफ़ी कम कीमत पर फसल को बेचने के लिए किसान मजबूर होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन एजेंट किसानों को खेती व निजी ज़रूरतों के लिए रुपए उधार देते हैं। औसतन हर एजेंट के पास 50 से 100 किसान होते हैं। एक प्रकार से वो साहूकार के रूप में किसानों का शोषण ही करते थे। लास्ट पॉइंट, अक्सर एजेंट बहुत कम कीमत पर फसल खरीदकर उसका भंडारण कर लेते हैं और अगले सीजन पर नई MSP पर उसकी बिक्री करते हैं। किसान घाटे में, एजेंट फायदे में। अब नए कानून से किसानों को क्या लाभ होगा? फर्स्ट, किसान अपने लिए बाजार का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 2, अपने या दूसरे राज्य स्थित कोल्ड स्टोर, भंडारण गृह या प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि उत्पाद बेच सकते हैं। नंबर 3, फसलों की सीधी बिक्री से एजेंट को कमीशन नहीं देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, न तो परिवहन शुल्क देना होगा, न ही सेस या लेवी देनी होगी। लास्ट पॉइंट, इसके बाद मंडियों को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होना होगा, तो प्रतिस्पर्धा का लाभ किसान उठा पाएंगे, ले पाएंगे, उनके पास विकल्प होंगे बेच के। कौन और क्यों विरोध कर रहा है इसका? किसान। किसानों की सोच है कि इससे MSP खत्म हो जाएगी। किसान इसकी वैधानिक गारंटी चाहते हैं। कमीशन एजेंट, इनका मानना है कि उनका एकाधिकार और बंधा हुआ मुनाफा खत्म हो जाएगा। राज्य सरकारें, उन्हें मंडी शुल्क के रूप में जो मोटा राजस्व मिलता था, उन्हें लगता है कि अब वो नहीं मिलेगा। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल, इन्हें तो पता ही नहीं है, फिर भी राज्यों में सत्तारूढ़ दल मंडी शुल्क नहीं खोना चाहते हैं। दूसरी तरफ कमीशन एजेंट प्रायोजित तरीके से सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों के नेताओं से आंदोलन करवा रहे हैं। कुल मिला जुला के प्रायोजित ज़्यादा है, बाकी हर स्वामी की कथा कौआ कान ले गया, आप जान ही रहे हैं। तो यह तो मुक्त व्यापार की असलियत हुई। अब अनुबंध खेती की असलियत देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020 अधिनियम के बाद किसान अनुबंध के आधार पर खेती के लिए आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ पर सरकार का जो पक्ष है, सरकार कहती है कीमत तय करने में किसानों की भूमिका बराबर होगी। वे समझौता कभी भी तोड़ सकते हैं और इसके लिए उन्हें जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा। लेकिन जब बड़ी कंपनियां फसल की तय कीमत के आधार पर भुगतान नहीं करेंगी तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कंपनियां घाटे में रहें, किसान फायदे में रहेगा। दूसरा पक्ष सरकार का, समझौते के 3 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, 10,000 से ज़्यादा कृषि उत्पाद संगठन छोटे किसानों को कंपनियों के साथ समझौते के लिए सक्षम पाएंगे। 10,000 से भी ज़्यादा कृषि उत्पाद संगठन
छोटे किसानों को कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए, जैसे सह्याद्री समूह वगैरह है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय स्तर के विवाद का नियम के अनुरूप समाधान किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में अदालत का दरवाज़ा खुला रहेगा। विरोध क्यों हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट, किसानों का कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने में सफल रहेंगी या प्रयास करेंगी। दूसरा पॉइंट, बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। आप देखें अनुबंध खेती की मौजूदा स्थिति क्या है। अगली हेडलाइन, मौजूदा अनुबंध कृषि का स्वरूप अलिखित है। फिलहाल निर्यात होने लायक आलू, गन्ना, कागज, चाय, कॉफ़ी व फूलों के उत्पादन के लिए अनुबंध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ राज्यों में मौजूदा कृषि कानून के तहत अनुबंध कृषि के लिए नियम बनाए गए हैं, यानी कि अनुबंध कृषि के धरातल पे कोई मजबूत अधिनियम देश के पास नहीं है। किसानों को ऐसे होगा फायदा। नंबर 1, किसान आपसी सहमति के आधार पर फसल की कीमत तय करते हुए उसकी बिक्री के लिए प्रसंस्करण इकाइयों, थोक विक्रेताओं व निर्यातकों से समझौता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके जरिए किसानों को फसल बोने से पहले उनके न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि किसानों का जोखिम घट जाएगा। नेक्स्ट, किसान फसल की बुआई से पहले रणनीति तय कर सकेंगी और उनके अनुरूप बीज, खाद आदि भी खरीद सकेंगी। लास्ट पॉइंट, किसानों के फायदा का, बाजार मूल्य अगर ज़्यादा हो जाता है तो खरीदारों को उसी के अनुरूप भुगतान करना होगा, चाहे समझौते में उत्पाद की कीमत कम ही क्यों न तय की गई हो। विवाद की स्थिति में तय सीमा में उसका निस्तारण होगा। कुल मिला जुला करके हक किसानों के पक्ष में है। नंबर 3, असीमित भंडारण का प्रश्न। असीमित भंडारण का मुद्दा, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाने वाले तेल, प्याज व आलू की आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर आने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। विरोध का जो प्रश्न इसका है, पहला, असामान्य स्थितियों के लिए कीमतें इतनी अधिक हो जाएंगी कि उत्पादों को हासिल करना आम आदमी के बूते नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भंडारण की छूट से कारपोरेट फसलों की कीमत को कम कर सकते हैं। अब किसानों को जो लाभ होगा, नंबर 1, कानून बनने के बाद आप खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के प्रति बड़ी कंपनियां और विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। इसके जरिए कोल्ड स्टोर, भंडारण गृहों की व्यवस्था दुरुस्त होगी। लाभ का दूसरा संदर्भ, जब खाद्य आपूर्ति श्रृंखला दुरुस्त होगी तो कीमतों में भी स्थिरता आएगी। फसल अच्छी होने की स्थिति में कीमत बहुत कम नहीं होगी और खराब होने की स्थिति में मूल्य आसमान पर नहीं जाएंगे। लास्ट पॉइंट, लाभ का, भंडारण की सुविधा अच्छी होने के बाद अनाज की बर्बादी भी कम हो जाएगी। तो यह है विधेयकों की सहज और सरल बात, जहाँ प्रथम दृष्टया किसान लाभ में दिखते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से कोई चुनी हुई सरकार किसानों के हक के विरोध में काम करेगी या देश को 300 साल पहले वाली स्थिति में ले जाएगी, यह सोचना तो न तो अच्छी बात है न तर्कसंगत। किसान फायदे में रहेंगे। कुछ भ्रम और भ्रांतियों का मुद्दा है जिसे हम डिस्कस करके एक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें, जहाँ तक भय और भ्रम की बातें हैं,
तो इसकी विश्लेषण और समीक्षा हम कुछ बिंदुओं के धरातल पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला बात, कुछ भय तो उदारीकरण के दिन से ही देखे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। हम प्रौढ़ यंग हो चुके थे, 1992 में 28-30 साल के थे, तो ये हो रहा था कि भारत उदारीकरण में घुस करके अपने आप को बंगाल की खाड़ी या हडसन की खाड़ी बोथनिया में जाने के लिए, या यूँ समझें कि 300 साल पहले फिर हम उपनिवेशवादी संस्कृति के शिकार होने वाले हैं। अब देश का कोई पुरसहाल नहीं होगा, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, उदारीकरण में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था को हड़प लेंगी। शंकाएं वाजिब थी, शंकाएं होनी चाहिए, थोड़ा सा भय और डर भी होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। तो इसी तरीके से आज भी अनुबंध के दिन, समझौते के दिन, एमएसपी का लाभ पाने न पाने के दिन या असहाय किसान जब पूंजीपतियों व्यापारियों से मेल जोल कर मोल भाव करेंगे तो बड़ी कंपनियां हड़प लेंगी छोटे मोटे किसानों को। 86% जोत तो छोटे किसानों की है, तो आय तो दोगुनी होने को छोड़िए, किसान ही नहीं रहेंगे। यह एक भ्रम है, एक शंका है, ऐसा हुआ नहीं ना। भारत उदारीकरण के दौर में घुस करके अपना विकास ही किया है, सर्वभौम सुखना और समावेशी विश्व की अवधारणा को बल ही दिया है, हमारी विश्व बाजार बढ़ी है, बाकी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो कुल मिला जुला के बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसान एकदम ख़त्म हो जाएगा, सहाय हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। एक बात गहरी जान लें, मैंने एक बार पिक्चर देखी, सरकार पे कितनी भी तोहमत लगाएं, मैं भी सरकार का बहुत पक्षधर नहीं रहता हूँ, काफ़ी मुद्दों में आलोचना भी करता हूँ, तर्कसंगत आलोचना। तो एक पिक्चर मैंने देखी थी, तो किसी नेता से कोई इसी तरीके की बात कहता है, तो नेता कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, हम इतने गए और मूर्ख हैं कि देश का सौदा कर लेंगे, और देश का सौदा करेंगे तो शासन कहाँ करेंगे। यह तो मान ली पिक्चर की बात है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कोई सरकार किसानों के पक्ष में ऐसा कोई निर्णय करे कि किसान ही बदहाल, विपन्न और बुरी अवस्था में चले जाएंगे। तुर्रा यह कि कहा यह गया कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं यार, कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी। इस मंतव्य के धरातल हम फेल हो जाएं, इस मुद्दे पर अधिनियम असफल हो जाए, विरोधियों की बातें सही निकल जाएं, लेकिन इस चीज़ पे शंका करना कि सरकार उद्देश्य परक ढंग से किसानों का हित चाहती है, एमएसपी ख़त्म करना चाहती है और पिछले दरवाजे से बड़ी बड़ी कंपनियों को अवसर देना चाहती है, यह तो मान के नहीं चलना चाहिए कम से कम। क्योंकि अगर यह मान के चलेंगे तब हम एक कहानी सुनाने का हमारा मन हो जाएगा। हमने थोड़ा मोड़ा कम्पिटिटर था, तो हिंदी लिटरेचर मैंने विषय रखा था, तो आईएएस के सिलेबस में चंद्रगुप्त नाटक थे, जैसे पात्र अलका थे, सिंहरण थे, चंद्रगुप्त थे, आचार्य चाणक्य थे, एक तरफ सिकंदर आम्ही वगैरह थे। तो अलका राजकुमारी, सीधी मनोवृत्ति की, तक्षशिला की, आम्ही की बहन, एक दिन देखती है कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर के साथ बैठ के कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो भोली भाली लड़की, क्योंकि जब गुरुजी और चंद्रगुप्त ही सिकंदर से मिल गए हैं तब तो देश का क्या होगा।
शब्दशः बातें याद नहीं हैं जयशंकर प्रसाद जी की चंद्रगुप्त नाटक की। भाषा भाव यह है कि जब कर का आंधी वृष्टि, लोकोपवाद, आपदाएं ही समय काल देश और परिस्थिति का चरित्र बन जाए तो देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? उल्कापात होने लगे, शीतलहरी आ जाए, ग्रीष्म लहर हो जाए, अन्य कोई फंगल महामारी हो जाए, तब तो नारायण ही मालिक हैं खेती के। अभिप्राय है कि जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ही सिकंदर की ओर चले गए हैं, फिर आर्यावर्त का क्या पुरसाल हो। तो अपनी यही शंका अलका आचार्य के समक्ष रखती है कि तो चाणक्य कहते हैं कल्याण कृत्य को विश्वासी होना चाहिए, विश्वास सुफल देगा दुर्गति नहीं। कल्याण की देवी, तुम देश का कल्याण चाहती हो तो विश्वास भी करो, विश्वास सुफल देगा दुर्गति नहीं। यानी कि जो तुमने देखा वो सही नहीं है। तो वही बात है कि अब हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री ने भी तमाम स्पष्टीकरण दिया है, जो भूतपूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं हमारे श्री राजनाथ जी, ये ऐसा कुछ करेंगे कि पिछले दरवाजे से पूंजीपति बड़ी कंपनियां आएंगी, भारतीय किसान मटिया मेट हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं मानो। और अगर ऐसा मान लोगे भाई इतना गहरा है तो इसका विकल्प क्या है? तब क्या कर लोगे? वही चंद्रगुप्त के उपन्यास के तरीके से। भारतीय संविधान निर्माता ही भारतीय संविधान की निर्मित इस तरीके से किए हों, भविष्य के अंदेश को समझते हुए बिना, यह संविधान इसलिए बनाया जा रहा है कि भारत के नागरिक सर्वनाश हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। सत्ता प्रतिष्ठान जो लोकतांत्रिक रीत से चुना हुआ है कम से कम यह नहीं करेगा। तो इस नाते यहाँ पे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि देश इतना प्रभु हो चुका है, नागरिक इतना ज़्यादा समर्थ हो चुके हैं, मध्यम वर्ग का प्रसार इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर कोई सत्ता प्रतिष्ठान एक और काल रात्रि का विचार कर रहा हो, एक और आपातकाल का विचार कर रहा हो तो सफल होगा नहीं। अब 74 वर्षीय परिपक्व लोकतंत्र ने इतना तो दे ही दिया है भारत को कि उस दिन जब अनुबंध के समय, व्यापार के समय, मोलभाव के समय भारतीय किसान घाटे में जाते दिख रहे होंगे तो व्यवस्था के विरोध में खड़े होने वाले नए जयप्रकाश नारायण जी पैदा हो जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्थितियां अनुकूल हैं, आदर्श हैं, बदली व्यवस्था का लाभ लेने के लिए भारतीय किसान तैयार हों, विरोधी भी उदारपूर्वक और सकारात्मक दृष्टि से देखें। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। दूसरा मुद्दा, एमएसपी का क्या होगा? देख भाई, पहले भी मैं भी किसान का लड़का हूँ। एमएसपी तुम्हें जानते नहीं, तारे कुछ होता, हम लोग छोटे मझोले किसान हैं, तो पता लगा गांव के व्यापारी और रामछेबर चाचा को, रामचंद्र को बुला के बेच देते थे। एमएसपी का फ़ायदा भी बड़े किसान पाते हैं, पंजाब हरियाणा के, जिनकी जोतें बड़ी हैं। 2-4 एकड़ ज़मीन वाले 86% किसान, उनका क्या मतलब है? वो तो इतने 30 त्योहार सन्नाटे में इतना पहले सर्जे कर्जे में फंसे रहते हैं कि इधर बिका नहीं, हुआ नहीं कि बेच देते हैं। वो कहाँ अनुबंध तक पहुँचेंगे? कहाँ कितना भी जाए, वो कहाँ एमएसपी तक पहुँचते हैं? और अगर एमएसपी की कोई बात है तो सरकार ने एमएसपी ख़त्म तो नहीं किया है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म तो नहीं हुआ है। अभी रबी की फसल आने वाली है, पहले ही सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है गेहूं का। फिर दिक्कतें कहाँ हैं? और तो एमएसपी ख़त्म नहीं हुआ, सरकार उसे ख़त्म भी नहीं कर रही है। हाँ, प्रकृति और प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है, जैसे मान लो, और अनुबंध में भी
नियम किसानों के पक्ष में है कि अगर व्यापारी अनुबंध तोड़ता है तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा, और किसान अगर अनुबंध तोड़ता है, मान लो किसान घाटे में है, लग रहा है, तो अनुबंध तोड़ करके वह अपने उत्पाद कहीं और बेच सकता है। वहाँ पे एमएसपी उसके लिए ढाल के रूप में काम करेगा। इस नाते किसान चाहता है कि एमएसपी बना रहे, और आशासन चाहता है कि एमएसपी वैधानिक रूप में रहे। अभी विवाद का निपटान राजस्व विभाग के अधिकारी एसडीएम वगैरह करेंगे, तो जैसी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। अनुबंध के प्रपीड़ित किसान न्यायालय नहीं, एसडीएम कोर्ट में फैसले का निस्तारण करेंगे, करवाएंगे, जहाँ पे उनके साथ पक्षपात हो सकता है, यह भय है। तो यह मांग जायज़ ठहराई जा सकती है कि एमएसपी को, जो अभी शास्त्री जी ने कहा, वैधानिक ढांचा दे दिया जाए कि अनुबंध के दिन जब किसान घाटे में हों, यानी कि उन्हें अपने उत्पाद की उचित कीमत अन्य जगहों पर न मिल रही हो, तो सरकार कवच के रूप में खड़ी रहे। तो मूलतः एमएसपी हटाया नहीं गया है, सरकार एमएसपी रबी के लिए घोषित भी कर चुकी है, यहाँ भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। किंतु अगर किसानों के मन में कुछ आशंकाएं हैं तो सरकार एमएसपी को थोड़ा सा वैधानिक बना दे, कानूनी बना दे कि अगर हमारे मूल्य मंडी के अलावा अन्य किसी भी जगहों पर कम मूल्य पर बिक रहे होंगे, या मंडी से हमको पूरा लाभ न मिल रहा हो, तो हमारे लिए एमएसपी रहे ढाल के रूप में, कवच के रूप में, जिसका फ़ायदा हम पाएँ, यानी कि अंततः हमारे अपने उत्पादों की उचित कीमत मिले। इस नाते एमएसपी जारी ही न रहे, बल्कि एमएसपी वैधानिक रूप में जारी रहे। तीसरा पॉइंट, मंडियों का क्या होगा? मंडियां हैं, उनका होगा क्या? मंडियों में बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, बिचौली है, कमीशन एजेंट है, ये है, वो है, दुनियादारी है। तो यार हैं, उनको और पारदर्शी बना दो, सिस्टम सही कर दो, करप्शन ना हो। ये तो तुम्हारे हाथ में है, यहाँ क्या दिक्कतें हैं? और जब बेच के अन्य साधन किसानों के पास उपलब्ध होंगे तो मंडियों को भी तो लगेगा कि हम खात्मे के कगार पर, हम और थोड़ा सा ईमानदार, पारदर्शी और कुशल होकर के आएँ, किसानों को की बेच का सही समय पे लाभ दें, जिससे किसान हमारी तरफ से आकृष्ट हों और हमारे पास एक अपने उत्पादों को बेचें। तो बदली व्यवस्था में मंडियाँ एक अच्छे विकल्प के रूप में अपने का पुनरुद्धार कर सकते हैं, किसानों के हितों की रक्षा कर सकते हैं, बिचौलिए, कमीशन एजेंटों, आढ़तियों से जो किसानों का शोषण होता है उससे बचा सकते हैं। यह भी प्रोसीजरल पहलू है, प्रक्रियात्मक पहलू है, प्रक्रिया सही कर लिया जाए, मंडियाँ पारदर्शी, कार्यकुशल, भ्रष्टाचार मुक्त हों, तो मंडियाँ भी एक विकल्प के रूप में किसान के पास। देखो, कहना आसान है, छोटी जरूरत वाला किसान तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और कोलकाता, पटना की मंडी में अपनी बेच करने नहीं जाएगा। अरे फैजाबाद का व्यापारी हापुड़ भी नहीं जाएगा अपने आलू बेचने के लिए। तो इन सब चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उपलब्ध संसाधन जो हैं, किसानों को अच्छी आय मिलने के लिए जो विकल्प मुक्त बाजार व्यवस्था दी गई है, किसान उसका लाभ उठाएं ही, मंडियों का भी लाभ उठाएं और साथ साथ एमएसपी का भी लाभ उठाएं, अन्नदाता हर तरीके से फ़ायदे में रहें, यही होना चाहिए। अंतिम विश्लेषण के पूर्व हम अपने कुछ भूतपूर्व कृषि मंत्रियों, कुछ कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों तथा सामान्य जन की बातें जानते हैं कि वे क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम वर्तमान रक्षा मंत्री और 2000 के आसपास देश के कृषि मंत्री रहे राजनाथ जी की चर्चा करते हैं। राजनाथ जी प्रधानमंत्री के विजन की सराहना करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई भी दी और यह बात कहा कि
इस विधान से न केवल किसानों को मदद मिलेगी बल्कि उपभोक्ता, थोक विक्रेता व उद्यमियों को भी लाभ होगा। राजनाथ जी आगे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नए कृषि विधान से किसानों की ज़मीन कंपनियों की भेंट चढ़ जाएगी, जो उदारीकरण जैसी बात हमने कुछ कही थी आपसे। तो राजनाथ जी ने कहा कि यह कोरा भ्रम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं। हमारे विधान का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हमारे किसान कारपोरेट सेक्टर के गुलाम हो जाएं, हम नई उपनिवेशवादी संस्कृति की ओर बढ़ जाएं। तो लोग स्पष्ट हो लें, शंका न रखें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि किसान के हित पूंजीपतियों की बलि चढ़ जाएंगे। मैं ऐसे सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। हमने इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं ताकि किसानों के हित सुरक्षित बने रहें। FPO फार्मर्स प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन किसानों की ही एक संस्था है। यह किसानों को मोल भाव की ताकत देती है। सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र का एक किसानों का संगठन है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसकी शुरुआत बेहद छोटे स्तर से हुई थी, लेकिन आज यह अंगूर और कई अन्य फसलों के निर्यात के मामले में अग्रणी है। करीब 8,000 सीमांत किसान इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जो हर सीजन में 16,000 टन से अधिक अंगूर का निर्यात करते हैं। यह किसानों को FMCG कंपनियों के साथ जोड़ने में मदद करता है। इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होता है। लोग हमसे कभी कभी पूछते हैं कि देश में सह्याद्री जैसे संगठन और क्यों नहीं है, क्या दिक्कतें हैं। तो ऐसी सैकड़ों संस्थाएं होनी चाहिए। तो राजनाथ जी ने उत्तर दिया कि इसका कारण हमारा प्रतिबंधात्मक ढांचा है, जो इस विधान से टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिसने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन नहीं होने दिया। सुधारों के दम पर हमारे पास सफलताओं की ऐसी कहानियां हजारों होंगी जब यह विधान स्वरूप पाना शुरू हो जाएगा। अध्यादेश जारी होने के बाद बीते 3-4 महीनों में शुरुआत देखने को मिलेगी। बाजार के बेहतर जुड़ाव यह भी दिखाएंगे कि हमारे किसान उत्पादन में क्या परिवर्तन करते हैं। राजनाथ जी आश्वस्त हैं कि सह्याद्री फार्मर संगठन जैसे ढेर सारे संगठन देश में विकसित होंगे जो किसानों के हितों के बारे में सोचेंगे। अभी तो शुरुआत है। वस्तुतः इस विधेयक के द्वारा वास्तव में कृषि के प्रबंधन में नवाचार आएगा, उत्पादकता में सुधार होगा, फसल की कटाई उपरांत प्रबंधन में सुधार से अपव्यय कम होगा, डिजिटल बाज़ारों में पहुंच बढ़ेगी और बाज़ार से जुड़ाव होगा। सबसे उत्साहवर्धक चीज़ है कि बाज़ार सुधार कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निर्माण को बढ़ावा देंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नए बाज़ार सुधारों के साथ हम मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश में खासी वृद्धि देखेंगे। यह सहयोगी क्षेत्र में नए रोजगार पैदा करेगा, जैसे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, वेयरहाउस ऑपरेटर, प्रोसेसिंग यूनिट स्टाफ आदि। हम बहुजन हितकारी कृषि कार्य भी देखेंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अब खरीद और विपणन के लिए FPO, CEO तथा प्रबंधक बनने की ख्वाहिश पालेंगे और यह स्थानीयता के लेवल पे ही मिली हुई सुविधाएं होंगी। ग्रामीण स्वावलंबन आएगा, गांधी के सपनों के भारत का विजन पूरा होगा।
कुल मिलाकर बाजार सुधार कई सामाजिक आर्थिक लाभ लेकर आएगा, जैसे किसानों के लिए उच्च आय, नई नौकरियां, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास आदि। भारत कृषि विकास के नए पायदान पर है, जिसे किसान, कारोबारी, सरकार और उपभोक्ता मिलकर बनाएंगे। सरकार के विभिन्न पहलों के जरिए हम इस राह पर आए हैं और ये विधेयक जो विधान के रूप में है, निस्संदेह किसानों की आय को दोगुनी बताएंगे, जो हमारी सरकार और हमारा 2022 तक का लक्ष्य है। अब वह दिन दूर नहीं कि भारत को आय की दोगुनी भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी, फूड बास्केट के रूप में विकसित करने और गैर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आर्थिक आजीविका प्रदान करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। तो कुल मिला जुला करके राजनाथ जी विधेयक का पक्ष पोषण करते हुए कहते हैं कि लाभ कई तरीके के होंगे। निचले लेवल पर रोजगार होंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक कंपनियां का विकास होगा। तो उद्यम और रोजगार के नए क्षेत्र भी विकसित होंगे। तो राजनाथ जी आश्वस्त करते हैं कि किसानों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरे कृषि मंत्री माननीय श्री सोमपाल शास्त्री जी की बात करते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए ये अधिनियम के संदर्भ में लोगों के मन में, किसानों के मन में जो शंकाएं हैं, उन्हें दूर करना सरकार का कर्तव्य है। और अन्य प्रभावी कदम जो सुधारात्मक हैं, अगर वो उठाए गए तो निस्संदेह यह विधान काफ़ी कारगर होगा और किसानों के लिए वरदान होगा। हम शास्त्री जी की बातें थोड़ा पीछे चलते हुए आपको बताते हैं। शास्त्री जी ने कहा कि आज तो हंगामा कटा हुआ, लेकिन हंगामा जो कटा हुआ है यह बहुत औचित्यपरक नहीं है अगर थोड़े शंका समाधान कर लिए जाएं तो। और यह विधेयक और विधान कोई नई बात नहीं है, ये आज के 30 साल पहले की बात है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि वस्तुतः इसकी आवश्यकता 3 दशकों से महसूस की जा रही थी। सबसे पहले लिखित रूप में इन सुधारों की सिफारिश बीपी सिंह की सरकार में महसूस की गई। तब चौधरी देवीलाल जी कृषि मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। 2 हायर प्रायोरिटी कमेटी, उच्च प्राधिकार समिति ने भी इसकी संस्तुति की थी कि ऐसा किया जाए। और इन समितियों के अध्यक्ष प्रख्यात कृषि विज्ञानी भानु प्रताप सिंह जी और किसान नेता श्री शरद जोशी भी थे। तो संस्तुतियों को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया था और यह सोचा गया था कब इसे कानूनी रूप दे दिया जाएगा। संयोग से उसी समय सरकार गिर गई और फिर आगे किसी सरकार ने इस पर सोचने की जहमत नहीं उठाई। तो फिर विधेयक जहाँ था वहीं का वहीं पड़ा रह गया। कोई ऐसा नहीं कि भाजपा नीति सरकार का यह अनोखा और पहला कदम है। दिक्कतें कहीं और हैं जो बाद में भी हम आपको बताते हैं। आज इन सुधारों का मूल तर्काधार यह बताया जा रहा है कि कृषि उत्पादों के भंडारण, व्यापार, प्रसंस्करण एवं निर्यात के ऊपर सब प्रकार के नियंत्रण उस समय लगाए गए थे जब देश में खाद्यान्न उत्पादन की काफ़ी कमी थी। 1980 आते आते हम खाद्यान्न उत्पादन पर निर्भर हो गए और हम चावल सहित कई खाद्य पदार्थों का विश्व को निर्यात करने लगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी काफ़ी विकसित हो गया, परंतु
इनके बरक्स हम उन परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर पाए कि खेती किसानी और बेहतर रूप में हो, चूँकि किसान बेहतरी और विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने चाहिए थे उसे उठाने का ताकत साहस नहीं रखता था, शोध और परिष्कार में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। इस नाते निवेशकों की ज़रूरत महसूस हुई और कृषि को बाजार अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की ज़रूरत महसूस की गई। सोचा यह भी गया कि वो ऐसी स्थितियां हैं नहीं, तो क्यों ना खेत को भी, किसानी को भी बाजार अर्थव्यवस्था या मुक्त व्यापार के अधीन ला करके किसानों को भी लाभ पहुंचाया जाए। तो यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा तो केवल भंडारण करने वाली जिंसों के लिए ही उपलब्ध है। सब्जी, फल, दूध, मत्स्य उत्पाद, अंडा, मुर्गी आदि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं जिसे सरकार खरीद भी नहीं सकती है। इस नाते इनका कोई एमएसपी भी नहीं लाया जा सकता है। तो यदि संविदा खेती के माध्यम से किसान और उद्योगपति, प्रसंस्करणकर्ता तथा निर्यातक परस्पर सहमति से तय किए गए मूल्यों के आधार पर इन वस्तुओं का नियमित उत्पादन करें तो दोनों पक्ष लाभान्वित हो सकते हैं। इन वस्तुओं का नियमित उत्पादन करें तो दोनों पक्ष लाभान्वित हो सकते हैं। भारत की इन वस्तुओं के निर्यात और प्रसंस्करण की महती संभावनाएं हैं, जिनके लाभ से देश अब तक वंचित रहा है। परंतु जो शंकाएं किसानों के मन में हैं वे भी निराधार नहीं हैं। सरकार के अधिकतर परामर्शदाता, शास्त्री और प्रशासक द्वारा प्रायः निरंकुश बाजारवाद और उदारीकरण का ढोल पीटा जाता रहा है। उनका मंतव्य है कि वर्तमान मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था के असंगत है। तो एमएसपी और मंडी की कोई ज़रूरत खुली अर्थव्यवस्था में नहीं है। उधर से मुँह मोड़ा जाए या उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी बात विशेषज्ञ सरकार को बताते रहते हैं। इनके कारण बाजार की स्वाभाविक गति विकृत होती है और सरकार के वित्तीय संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जो आधारभूत ढांचे के विकास को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप समग्र आर्थिक विकास की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाल की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह बात पुनः दोहराई गई है कि सरकार की नीयत के बारे में कि सरकार अब बंधन मुक्त स्थिति लाए, खेती में भी जो है बाजार अर्थव्यवस्था को लागू करे। सरकार की नीयत के बारे में संदेह का दूसरा कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा द्वारा किए गए दो वायदों, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और किसानों की आय को 2 गुना करने का जो हश्र हुआ, उसे किसानों के विश्वास में भारी कमी आई है। उनका हाल का रोष इसी की अभिव्यक्ति है। सरकार का कर्तव्य है कि किसानों को पूरी तरह आश्वस्त करे। प्रथम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का कानूनी अधिकार बनाया जाए। दूसरे, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तीसरे, वर्तमान मंडी व्यवस्था को न केवल चालू रखा जाए बल्कि पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाए। चौथी बात, संविदा खेती के करार के तैयारशुदा मॉडल इतने सरल हों कि अनपढ़ किसान भी उसे आसानी से समझ सकें। पाँचवें, संविदा कृषि से उपजे विवादों को सुलझाने का सरल और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था हो जाए जो निर्धारित समय में पूरी हो, और ऐसा न करने पर अधिकारी को दंडित किए जाने का प्रावधान हो। यदि 5 मुद्दों का समाधान सरकार दे देती है, कर देती है, आश्वासन दे देती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसान फायदे में रहेंगे। शास्त्री जी आगे कहते हैं, पूंजीपतियों की आर्थिक शक्ति के आगे भारत का गरीब असहाय किसान टिक नहीं पाएगा।
कृषि व्यवसाय की दो सबसे बड़ी कठिनाइयां हैं। एक तो अधिकतर किसानों की जोत का आकार अत्यंत छोटा है, 2% ही बड़े किसान हैं और बाकी 10 एकड़ वाले हैं। 86% तो 5 या 5 एकड़ से कम, हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान हैं। दूसरे, खेती में होने वाली आय का प्रवाह सतत नहीं होता है। फसल बुआई से कटाई तक खेती और पारिवारिक खर्चे लगातार होते रहते हैं, कर्ज बढ़ता रहता है। अतः फसल आते आते जिस दाम पर मिले उसी पे किसान अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होते हैं। पूरे विश्व में यही होता है और पूंजीपति उनका शोषण करते रहते हैं। मंडी व्यवस्था और यहाँ पर सरकारी सहारे के बिना किसान टिक नहीं पाएंगे। मंडी व्यवस्था और समर्थन मूल्य समाप्त हुए तो भारत का किसान पुनः ब्रिटिश शासन काल के दौरान के भीषण शोषण का शिकार हो जाएगा। अतः इन्हें बनाए रखना ही बल्कि वैधानिक आधार प्रदान कर अधिक सुदृढ़ करना होगा। यह भी हैरानी की बात है कि कांग्रेस जैसे दल अब जिस बातों की मांग कर रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं किया। इस वैधानिकता के साथ, इस सुधारात्मक पहलू के साथ या आशंकाओं को इस तरीके से दूर करने के साथ सरकार अपने लक्ष्य को आसानी से साध सकती है। किसी तरीके की दिक्कत नहीं रहेगी, किसान फायदे में रहेंगे। तो यह तो दो कृषि मंत्रियों की बात रही। अब आप देखें खुले बाजार का लाभ और बिचौलियों से मुक्ति। तो ये तीनों विधेयक जो हैं, ये तीनों विधान जो हैं, ये निसंदेह खुले बाजार व्यवस्था का लाभ किसानों को देंगे और किसान बिचौलिए से मुक्ति पाएंगे। यहाँ पे आपको यह देखना होगा कि खुले बाजार के ज़माने में किसानों को सीमित दायरे में रखने का आखिर क्या लाभ है। जब हर जगह खुली बाजार व्यवस्था है तो किसान भी एक दायरे में सीमित क्यों रहे, किसान को भी खुली बाजार व्यवस्था का लाभ क्यों न मिले। खास तौर पर लघु व सीमांत किसानों को आढ़तियों के चंगुल से निकालकर क्लस्टर खेती, कृषक उत्पादक संगठन व कंपनी और सहकारिता के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। तो इन सवालों को प्रासंगिक बताते हुए सहारनपुर के किसान धर्मवीर कहते हैं कि नए दौर में खेती को लाभकारी बनाना है तो वक्त के साथ बदलाव तो करना ही पड़ेगा। नई पीढ़ी का खेती किसानी के साथ लगाव बनाए रखने के लिए व्यापक नज़रिया और माहौल भी बनाना जरूरी रहेगा। ऑनलाइन खरीद फरोख्त से किसान की मंडियों की बंदिशों से मुक्ति मिलेगी। अतः विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए। माना यह जा रहा है कि मंडियां शोषण का अड्डा बन चुकी हैं, तो इस शोषण के अड्डे के रूप में विकसित मंडियों में या तो आमूल परिवर्तन किया जाए, उनकी प्रशासनिक कुशलता सुधारी जाए और पारदर्शिता लाई जाए। बिचौली वगैरह का जो करप्शन है, कमीशन एजेंट का जो करप्शन, उसे दूर किया जाए तो और कुशलतम रूप में अगर मंडियाँ आएँ तो ठीक हैं, नहीं तो मंडियाँ अपनी उपयोगिता और सार्थकता स्वतः खो देंगी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महामंत्री लोकेश अग्रवाल का कहना है कि मंडियां नौकरशाही की मनमानी के कारण प्रासंगिकता खो रही है। अलीगढ़ के छोटी जोत वाले किसान विनय सिंह कहते हैं कि प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। किसानों को नए कानून में राहत मिलेगी। उपज को बिक्री के दाम 3 दिन में मिलने की व्यवस्था होगी।
मंडी शुल्क और आढ़त भी नहीं देना पड़ेगा। तो यह तो किसानों के हक की बात रहेगी। इस नाते कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। अगली बात, सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, फिर किस चीज़ का डर है? अगर हम किसी तरीके से अनुबंध कृषि में कहीं मार खाएंगे, कहीं चोट पहुंचेगी, कहीं धोखा होगा, तो एमएसपी तो है ही, एमएसपी की ढाल का हम प्रयोग करेंगे। सरकार एमएसपी हटा तो रही नहीं है। तो इसी क्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने पहली बार 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कराई है। फसल बुवाई से 2 महीना पहले ही एमएसपी घोषित कर दी गई है। अब किसान स्वतंत्र होंगे अपने मन की खेती करने के लिए। शाही जी का यह भी कहना है कि कांग्रेस व सपा के शासनकाल में सरकारी खरीद नहीं हो पाती थी। किसानों को पूरी तरीके से आढ़तियों पर निर्भर छोड़ दिया जाता था। इस व्यवस्था में बदलाव हुआ है। बाराबंकी के प्रगतिशील किसान पद्मश्री रामशरण वर्मा कहते हैं कि अब किसानों की बेड़ियां खुलेंगी और बिचौलियों के गिरोह से मुक्ति मिलेगी। मंडी शुल्क खात्मे और देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी से किसानों को समृद्धि मिलेगी। बुलंदशहर के जैविक खेती विशेषज्ञ किसान पद्मश्री भारत भूषण त्यागी को भी कृषि बिलों के विरोध में कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। उनका कहना है कि खुले बाजार का लाभ किसानों को मिलेगा और प्रतिस्पर्धी दामों में अपनी उपज बेचने की समझ पैदा होगी। जब बिचौलिए खत्म हो रहे हैं तो विरोधियों में बिलबिलाहट क्यों है? थोड़ी बातें हम कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी की बात करते हैं, जो कहते हैं सुधार का असर दिखेगा, जरूर दिखेगा और सकारात्मक रूप में दिखेगा। भंडारी जी कहते हैं कि निश्चित रूप से नए विधेयक के कारण प्रतिस्पर्धी माहौल बनेगा। मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जितने विकल्प खुले होंगे उतनी ही प्रतिस्पर्धा होगी। जितना ही प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही किसानों को लाभ मिलेगा, वाजिब दाम मिलेगा। मंडी की परिधि में किसान अब तक बंधा था। नए कानून से किसान को आज़ादी मिली है। आज़ादी तो स्वतः ही प्रेफरेबल चीज़ होती है और कहीं अर्थ की आज़ादी हो तो कहना ही क्या। भंडारी जी आगे कहते हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी। राज्य मंडियों में आय बढ़ाने योग्य प्रतिस्पर्धी व सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो मंडियों की आय बनी रहेगी। फिर दिक्कत कहाँ है? चूँकि नए कृषि सुधार कानून स्वतंत्र व खुले कारोबार से संबंधित होंगे, अतएव इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमएसपी के लाभ मिलते रहेंगे, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप जो लागत किसान को आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित कर रही है। मोटे अनाज, दलहन एवं खाद्य तेलों की एमएसपी उच्चतर स्तर पर निर्धारित की गई है ताकि किसानों को इनके और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। निसंदेह नए कृषि सुधार कानून का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जब किसान अपने छोटे छोटे खेतों से निकली हुई फसल को कहीं बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे तो जहां एक और बम्पर फसल होने पर भी फसल की बर्बादी या फसल की कम कीमत मिलने की आशंका नहीं होगी, वहां फसलों के निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी। इसी संदर्भ में हम राज्यसभा की ओर चलते हैं तो राज्यसभा में कृषि विधेयकों के विरोध में जो हुआ उसकी तारीफ तो नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में विरोध की एक सीमा है। विरोध जताने के लिए कुछ संसदीय पैमाने हैं जिनका पालन तो होना ही चाहिए, लेकिन लगता है कई बार कुछ सांसद इसके प्रति उदासीन हो जाते हैं।
जिस तरह से विरोधी सांसदों ने राज्यसभा के बेल में आकर प्रदर्शन किया और उपसभापति के साथ जो व्यवहार किया, उसे सिवाय कोरी राजनीति के कुछ नहीं कहा जा सकता। नियम पुस्तिका फाड़ने या तोड़फोड़ की कोशिश को देश ने देखा, जिससे राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों की चमक धीमी हुई है, फीकी हुई है। जिस तरह के से राज्यसभा में कृषि संबंधी विधेयकों को पारित होने से रोकने की कोशिश हुई, उसके बाद यह माना जा रहा है कि आगे कुछ न कुछ कार्यवाही जरूर होगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने जिन विपक्षी सांसदों को निलंबित किया है, उनमें है तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा और CPIM के रागेश व यलमलारान करीम के नाम हैं। ये 8 सदस्य कुल मिलाकर इस विवाद को बढ़ाने की बजाय समाधान निकालना चाहिए। अगर किसान देश की सड़कों पर लामबंद होते हैं तो आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के लिहाज से भी स्थिति तनावपूर्ण होगी। यह किसानों की मजबूती है कि कोई भी दल उनके समर्थन को गंवाना नहीं चाहेगा। यदि विपक्षी दलों में विरोध की बेचैनी है तो सत्तारूढ़ दल में भी किसान को साथ रखने की कवायद है। जो संभावनाएं दिख रही हैं उसमें इस पूरी किसान राजनीति से किसान को फायदा ही होता दिखाई पड़ रहा है। मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आ सकता है, पर यह भी देखना होगा कुछ राज्य जहां मंडी व न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था नहीं है, वहाँ क्या होगा। आज हर राज्य के अन्नदाता की रक्षा के उपाय जरूरी हैं और यह बात जितनी सच्चा पक्ष पर लागू होती है उतनी ही विपक्ष पर। आगे हम देखते हैं कि जन सामान्य क्या सोचता है इसके बारे में। तो दैनिक जागरण ने एक जनमत संग्रह कराया कि क्या केंद्र सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए पारित किए गए तीनों विधेयक उनकी आय को दोगुनी करने में सहायक होंगे। तो उत्तर में 99% जनमत पॉजिटिव रहा, 1% ही नेगेटिव रहा। जनमत विधान के पक्ष में है। दूसरी बात, क्या आढ़तिये व बिचौलियों के हितों की चिंता में अन्नदाताओं के हितों की अनदेखी करना सरकार का उचित कदम होगा। तो यहाँ पर भी सहमति पॉजिटिव ही रही। 96% लोगों ने कहा नहीं और 4% लोगों ने कहा हाँ, यानी कि जनमत विधान के पक्ष में है। जनमत चाहता है कि किसान जागे, किसान को उसका हक, उसका सम्मान मिले। विधेयक इसीलिए लाया गया है, इस नाते विधान को अपने संपूर्ण रूप में आना चाहिए। कुछ लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जैसे एक महाशय हैं विजय कुमार जी। वो कहते हैं कि वर्तमान में कोई भी कार्य अंतिम व्यक्ति के हित में होता दिखाई नहीं दे रहा है और अगर यह विधेयक इस तरीके का काम करने जा रहा है तो मेरे विचार से रुकावट नहीं आनी चाहिए। देवेश अवस्थी जी कहते हैं कि सरकार को बिचौलियों पर नियंत्रण करना चाहिए, टैक्स चोरी पर अंकुश लगाना चाहिए और किसानों का शोषण रोकना चाहिए। सरकार के इस विधान से उम्मीद तो बंधी है। राजीव सक्सेना कहते हैं कि आज़ादी के बाद सभी सरकारों ने राजनीति करने के लिए किसानों को मुद्दे तो बनाए, लेकिन किसी ने अभी तक कुछ किया नहीं। वर्तमान सरकार कर रही है तो उसे करने दिया जाए। यानी कि सामान्य जन भी इस पक्ष में है कि विधेयक पारित हो ही न विधान का रूप पाए और किसानों के हितों की रक्षा करे। विधेयक अभी ही क्यों आया, तो उसके पीछे आप जान लें, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में MSP और अनुबंध कृषि कानून के प्रारूप को साझा तो किया गया था। राज्यों से उनके APMC कानून में संशोधन करने की मांग की गई थी ताकि किसान किसी भी प्रदेश में अपना उत्पाद बेच सके। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने कुछ उत्पादों
को मंडी नियमों से बाहर कर दिया था, लेकिन बाकी राज्यों ने सलाह पर गौर नहीं किया। कोरोना संकट के कारण सरकार ने यह देखा कि आपूर्ति श्रृंखला दुरुस्त करनी है तो यह नियम लाना पड़ेगा, कानूनों का शिथिलीकरण करना पड़ेगा, कृषि को बाजार अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना पड़ेगा। इस नाते उचित अवसर देख करके कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो, देश के भीतर कम से कम व्यापार किसानों का शुरू हो, उत्पादों का आना जाना सरल हो, जो जरूरी है। इस नाते इस विधेयक को पारित करने का उचित मौका जान सरकार ने विधेयक पारित करवाया और राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद उसे विधान के रूप में सुनिश्चित भी किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनावी मसला है, बिहार में चुनाव होने वाला है, सरकार लाभ लेना चाहती है। तो इस भ्रम का अंत इस तरीके से होना चाहिए कि बिहार में तो मंडी समिति ही नहीं है, तो चुनावी मसले से कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसे ही विधेयक का वादा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने भी किया था। तो अब कांग्रेस मुखालफत क्यों कर रही है? तो कुल मिला जुला करके यह है कि मंडी समिति भी है, एमएसपी भी है। कहने करती है कि चौधरी सर छोटू राम की मंडी समिति जो उन्होंने परिकल्पना की थी राजस्व मंत्री रहते हुए संयुक्त प्रांत के, वो अभी है। बस उसे लाभप्रद बनाना है, उसे कार्यकुशल बनाना, उसे पारदर्शी बनाना है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, ताकि जब बेच के कई केंद्र हों तो एक केंद्र के रूप में मंडी भी रहे, एक विकल्प के रूप में मंडी भी रहे। बस तो ये सारी की सारी बातें हैं। यहाँ पे शुरू में भी सुझाए गए सुझाव जो श्री सोमपाल शास्त्री जी द्वारा सुझाए गए हैं कि हमारे भूतपूर्व कृषि मंत्री कि इन चीज़ों पर सरकार शंका का समाधान कर दे, तो ये विधेयक वरदान है, नो डाउट। ये बड़े लोग हैं, राजनाथ जी भी यही बात कह रहे हैं, जयंतीलाल भंडारी यही बात कह रहे हैं, सोमनाथ जी यही बात कह रहे हैं, जनमत भी ऐसा ही है। तो विधेयक का विरोध या विधान का विरोध औचित्य से करिए। इसी चीज़ को अगर हम फिर दोहरा दें तो सोमपाल जी ने जो विकल्प बताए शायद वो मेरे भी होते, आपके भी होंगे, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों के पक्ष में वैधानिक बनाया जाए। किसान इसे सुरक्षा कवच के रूप में अपने पीछे महसूस करें। उन्हें लगे कि जब अनुबंध के दिन हम घाटे में होने लगेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, तो सरकार हमारे पीछे खड़ी है, सरकार हमारा पक्ष लेगी। दूसरी बात उन्होंने बताया कि वर्तमान मंडी व्यवस्था को न केवल चालू बनाए रखा जाए बल्कि अधिक पारदर्शी और कार्यकुशल बनाया जाए, जिससे किसानों का बीच का एक और केंद्र मुहैया रहे। तीसरी बात, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को वैधानिक बनाया जाए। अगली बात, संभव तो नहीं होगा लेकिन अभी राजस्व विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, बेहतर है कि इसे न्यायिक किया जाए। संविदा के मसौदे इतने सरल और सहज हों कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे किसान आसानी से समझ सकें, अन्यथा यह भी किंतु परंतु और कामा की भेंट चढ़ जाएगा। संविदा से उपजे विवादों को निपटाने का एक स्वायत्त निकाय हो जो निश्चित समय सीमा में संविदा से उपजी समस्याओं का निस्तारण करे, और अगर किसान घाटे में जा रहा हो तो किसान को अपना अनुबंध तोड़ने का मौका मिले, और समस्या का निपटाने जल्दी नहीं हो रही है तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दंड मिले। तो ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों के तहत हम इस विधेयक को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, किए हैं। तो विधेयक तो लाभप्रद है, किसानों की आय दोगुनी बढ़ेगी, बेच के कई केंद्र मिलेंगे, किसान लाभ ही लाभ में रहेगा।
रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, बढ़ेंगे। स्थानीय लेवल पर वेयर हाउस के, लॉजिस्टिक सेवा के, कोल्ड स्टोरेज के, प्रसंस्करण क्षेत्र के तमाम रोजगार पैदा होंगे, जहां कृषक के लड़के जो आज खेती किसानी से दूर हो रहे हैं आकृष्ट होंगे और खेती किसानी नए परचम लहराएगी, नए तरीके से देश को लाभान्वित करेगी। अब थोड़े मुद्दों पे विरोध क्यों हो रहा? हमने पहले कहा बात विरोध की नहीं है, सब राजनीतिक मसले हैं। हर किसी को यह लगी हुई है कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरे तरीके से क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्रेडिट मुझे क्यों नहीं मिल रही, अवसर का लाभ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। जब तक यह चलता रहेगा तब तक बात बनेगी नहीं। आज स्वीकारोक्ति की साहस किसी में नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, हर मदांध है ईगो से। चीज़ें हो रही हो तो मेरे नाते हो, मैं सुनिश्चित करूं कि व्यवस्था कैसे चलेगी। ऐसा कैसे होगा लोकतंत्र में भाई? अगर यही होना है तो फिर राजतंत्र वाली व्यवस्था का हामी बना जाए कि शासक का बेटा ही शासक होगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, इस नाते लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ सम्मान, मजबूरियां, विशेषता और विशिष्टताएं, व्यवस्थाएं होती हैं। विधेयक पर प्रखर विमर्श समय देकर, आपको ध्यान होगा कि अब तो भूतपूर्व हो गई सिमरन कौर जी, हरसिमरत कौर जी, जो आपके खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, अकाली दल से सहबद्ध थी, जो गठबंधन अब टूट चुका है। तो उन्होंने कहा कि मैं विधेयक पर चर्चा के लिए ही अपनी मां को अस्पताल में छोड़ कर आई थी, विधेयक पे चर्चा नहीं हुई। आखिर गिलोटिन की प्रक्रिया क्यों? विधेयकों को जल्दी से पारित कराने की जल्दबाजी क्यों? वस्तुतः शंकाएं विधान में नहीं हैं, शंकाएं नीति और नीयत में है कि क्रेडिट गोज़ टू मी, क्रेडिट मुझे मिले, क्रेडिट मुझे मिले। आज कोई व्यक्ति यह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि गलती हमसे हुई, गलती हम कर रहे हैं। गलती हो चुकी है ये बड़ी बात नहीं, गलती सुधारी नहीं जा रही यह बड़ी बात है। मैं 23 जनवरी 1997 से इस पेशे में हूँ, तो मैं अक्सर लड़कों से पूछा करता था कि आप बताओ कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो कोई जनसंख्या, कोई कुछ, रोजगार, शिक्षा। तो मैं थोड़ा सा भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक या बौद्धिक के साथ साथ विवेक प्रवण या जैसे कहिए मध्यमार्गी विचारधारा वाला ही व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता था कि देश की सारी समस्या स्वीकारोक्ति की कमी, कोई सुनने नहीं चाहता यार। ये हिंदी मीडियम के सिलेक्शन की बात है, तो हम कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि कोई सच बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन एक तल्ख हकीकत है कि कोई सच सुनना ही नहीं चाहता। हर कोई अपने आप में मस्त है। सरकार विधेयक ला दिया तो पारित क्यों न हो? अब पारित कैसे हो यह सरकार के सोच का मुद्दा नहीं। हरसिमरत कौर आपके साथ इतने दिन रही मंत्रिमंडल में, तो उनका मान सम्मान कुछ तो होना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दी, आपने मान लिया। ये बातें खतरनाक हैं। जितनी जल्दबाजी से चीज़ों हम निपटाना चाहते हैं, क्यों इस नाते कि श्रेय हमें मिले, किसी और को न मिले, दिक्कतें यहाँ पर हैं। तो हम कहते थे कि समस्याएं स्वीकारोक्ति की कमी में है। आज कोई अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता, न राजा न रंक। हमारी बात लड़के कम समझते थे, कम मान पाते थे, लेकिन अभी 2 साल पहले यूपीएससी में एक निबंध पूछा गया, स्वीकारोक्ति का साहस तथा सुधार की क्षमता सफलता के मूल मंत्र हैं। अब ये बात यूपीएससी ने पूछी, हमने नहीं। यानी कि मेरी बात 23 साल बाद ही सही प्रूव हुई। आपको अमर सेन जी याद होंगे, 92 से उनको नोबेल प्राइज मिलने के लिए उनकी माँ वेट का अब की साल मिले। अंततः 1998 तक पहुँचते विश्व जनमत को आभास हो गया कि गरीबी मिटाए बिना अर्थशास्त्र का कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो गरीबी की अवधारणा, गांधी के विचार पर अमर सेन को नोबेल प्राइज मिला।
प्राइज मिला। तो निरपेक्ष बातें, सच बातें, सही बातें सही ही होती हैं। वस्तुतः यहाँ क्रेडिट लेने की भूख है, किसानों का वोट लेने की भूख है, अपने आप को आगे खड़ा रहने की भूख है, इस सुनिश्चितता की भूख है कि 2029 तक हमें सरकार में रहना है, हम सबसे बेहतर और अलग कर रहे हैं, यह कहने की भूख है। जब तक इन सब चीज़ों से निस्तारण नहीं होगा, लोकतंत्र न प्रगल्भ होगा, न लोकतंत्र प्रखर होगा, न मजबूत होगा। लोकतंत्र की बेहतरी और लोकतंत्र की परिपक्वता और मजबूती के लिए लोकतंत्र द्वारा अनुशासित सत्ता प्रतिष्ठान को यह बात मान के चलना पड़ेगा कि लोकतंत्र की अपनी कुछ खूबियां हैं, वह जन मनोवृत्ति की ओर जाती हैं, उसकी कदर करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, जनता सब जानती है। हम डीयू में टहलते समय देखते थे कि एक ऐड आता था कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और सबके बाद ऊपर वाला न देखे, जनता न समझे। आप तो जान रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। इस नाते सत्ता प्रतिष्ठान इन शंकाओं का निराकरण करना पड़ेगा, जो माननीय सोमपाल जी शास्त्री के माध्यम से 5-6 पहले हमने बताए थे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये विधान देश की जनता के लिए, किसानों के लिए शुभ है, और निश्चिंत रहें, ये आगे शुभ ही होगा देश की समृद्धि और विकास के लिए। कहते हैं उद्देश्य कितने भी शुभ क्यों न हो, यहाँ पे अपेक्षा की जाती है कि कार्य उतनी ही निपुणता और शुद्धता के साथ होना चाहिए। गलत मन से किए गए कार्य, गलत अपेक्षा से किए गए कार्य, या अपनी स्थापना के लिए किए गए कार्य, यह दिखाने के लिए किए गए कार्य कि यह मैं ही कर सकता हूँ, मुझसे ही हो सकता है, यह कभी शुभ नहीं होगा। अंततः किसी न किसी रूप में निगेटिव रिजल्ट देगा। इस नाते सत्ता प्रतिष्ठान से अपेक्षा की जाती है कि अपने आप को यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठे। सत्ता प्रतिष्ठान ने बड़ा काम किया है देश की बेहतरी के लिए, हम स्वागत कर रहे हैं। देश को भी स्वागत करना चाहिए। बस सत्ता प्रतिष्ठान को थोड़ी सी उदारता दिखानी होगी। इसी में सारा सार संकलन कृषि अधिनियम का छिपा हुआ है। क्रेडिट लेने से नहीं, क्रेडिट देने से क्रेडिट बनती है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।